Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 10th में वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने वर्क और एनर्जी को रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। वर्क को लेके कुछ सवाल किए थे, क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी को लेकर कुछ डेफिनेशंस, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी करते हुए चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं? वैसे तो एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है वो मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी पहले किसे कहते हैं? तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सो द मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or its motion is called the mechanical energy। यानी कोई भी चीज अपनी पोजीशन की वजह से, यानी कहीं पर वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, या वो मूव कर रही है, उसमें कोई वेलोसिटी है, तो अपने मोशन की वजह से कोई एनर्जी उसके अंदर है, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो किसी मोशन की वजह से या उसके रेस्ट में होने की वजह से, किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसमें जो भी एनर्जी है वो कहलाएगी उसकी मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी के कौन से दो फॉर्म है? तो मैकेनिकल एनर्जी को दो फॉर्म्स है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसके रेस्ट स्टेट पर और उसके मोशन पर। तो यानी जब कोई बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट पर या किसी पोजीशन की वजह से उसमें कोई एनर्जी होगी तो वो होगी आपकी पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यदि वही बॉडी मूव कर रही होगी, कोई उसमें वेलोसिटी होगी, तो वो एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, स्टेट इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है किसी बॉडी में, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से होती है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गई? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट यूजली डिनोटेड बाय सिंबल U। तो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन कहीं पर है और उसको आपने कोई नई पोजीशन दे दी है, या उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने चेंज कर दिया है, तो इस वजह से उसकी नई पोजीशन या नई स्टेट की वजह से जो भी उसके अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा आई है या स्टोर हुई है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और उसको डिनोट करते हैं U। ऐसा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन पहले हम दे रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन से तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी मेनली टू काइंड्स की है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। यदि हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के टाइप की, वैसे तो इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म और उसके फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी पोजीशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसमें भी यदि वो एनर्जी आपकी ग्रेविटी की वजह से है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे किसी बॉडी को आप लें या किसी ब्लॉक को लें और उसको किसी हाइट पर ले आए, अब इस समय यदि उसको इस हाइट पर आप रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इस हाइट पर ऐसे रखे हुए हैं, तो इस समय इसके अंदर कोई एक एनर्जी है। कैसे मालूम करेंगे इसमें एनर्जी है? यदि हम अपने इस हाथ को हटा लें तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जी पॉजिटिव थी और उसको इसने रिलीज किया, जिससे इसके अंदर मोशन आ गया। तो इस तरह से ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में उसकी नई पोजीशन या चेंज इन पोजीशन के कारण कोई एनर्जी है तो वो कहलाती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपका सेकंड टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यह है कि जैसे आप किसी पेन को लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं, हल्का सा ट्राई करते हैं फोल्ड करने का, या कोई स्प्रिंग लेते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, या कोई आप रॉड लेते हैं उसको आप मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जब आप हल्का सा उसको मोड़ते हैं तो वो उसको छोड़ दें मोड़ करके, हल्का सा फोर्स लगा करके, तो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है और वहां पर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस करके छोड़ दें तो वो अपने आप फैल जाएगी, तो वो जो उसका स्ट्रेच होना था वो उसके अंदर जो आपने उसको कंप्रेस किया था उसकी वजह से जो एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसी एनर्जी की वजह से ही वो वापस स्ट्रेच हो जाती है। तो उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो तरह की एनर्जी हो गई। ग्रेविटी की वजह से बॉडी को अलग अलग पोजीशन पे डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी में चेंज आया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और किसी की बॉडी की शेप और साइज को चेंज करने में या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो चेंज आया वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ए वाउंड अप वॉच स्प्रिंग प्रोसेस। जो आपकी रिस्ट वॉच होती है उसमें आप चाबी भरते हैं और फिर वो कंटिन्यूस चलती रहती है, वो सेल वाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो उसमें जो आप चाबी भरते हैं तो उसका मतलब क्या है, चाबी को भर करके उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं या स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। तो इस वजह से वहाँ जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो द एनर्जी विच ए वाउंड अप वॉच स्प्रिंग पॉजेस दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें स्प्रिंग की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है, वही रिलीज होते होते आपके नीडल्स को रोटेट करती रहती है। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कौन कौन सी एनर्जी आपकी लाई कर रही है इसको हमें बताना। अब जैसे मूविंग क्रिकेट बॉल, जब कोई बॉल मूव कर रही है तो वो अपने मोशन की वजह से उसमें एनर्जी, मूविंग बॉल यदि आप कैच करते हो तो आपको वर्क करना पड़ता, ठीक है, तो वहां पर आपको वर्क उस एनर्जी को खत्म करने के लिए करना पड़ रहा है जो ऑलरेडी उसमें है उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो वहां पर जो वर्क है, वहां पर जो एनर्जी है वो उसके मोशन की वजह से। तो दैट इज ए मूविंग क्रिकेट बॉल हैज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मोशन की वजह से एनर्जी। ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसमें स्ट्रेचनेस की वजह से है या कंप्रेशन किया गया है उसकी वजह से है। ए मूविंग बस, अगेन ए मूविंग बस का मतलब हो गया कि उसमें मोशन है, उसमें कोई वेलोसिटी है और उस वजह से उसमें कोई एनर्जी है, तो वो मूविंग बस क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल हो गया। स्ट्रेच्ड वायर, यानी किसी वायर को आपने टाइट करके खींचा हुआ है और छोड़ेंगे तो वो वापस फिर से अनस्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा, तो वो जो वायर होगा उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। एन एरो शॉट आउट ऑफ ए बो, आप कोई एरो शॉट आउट करते हैं तो जब एरो को आप छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, किसी वेलोसिटी से आगे की ओर ट्रेवल करेगा, तो उस समय जो उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी हो, और वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एरो शॉट आउट ऑफ वो है क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ए पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ, किसी स्टोन को आपने रूफ पे रखा हुआ है और यदि आप रूफ से उसको छोड़ दें तो नीचे की ओर गिर जाएगा, तो वहां पर जो एनर्जी थी वो एक हाइट की वजह से यानी पोजीशन की वजह से वहां पर एनर्जी थी, तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, जिसको हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके आंसर्स हो गए जो दिया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ए बॉडी में पॉजेज इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। तो ये भी हम लोगों ने देखा ही कि कोई बॉडी यदि किसी मोशन में ना भी हो तब भी उसमें एनर्जी होती है, उसकी अपनी पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है, आपकी किस हाइट पर है, यानी वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, रेस्ट में होते हुए भी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए आप इसका आंसर क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी बिना उसके मोशन में रहते हुए भी होती है। तो और एग्जाम्पल आपके ऑलरेडी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं और वो दोबारा यहाँ पर दे दिए। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर ए बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट एबव द ग्राउंड। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आंसर रखते थे। इसमें पूछा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और फिर एक एक्सप्रेशन निकालिए। एक्सप्रेशन लिखने की बात करी थी, निकालने की बात नहीं करी है। एक्सप्रेशन लिखने की बात करिए केवल कि जब कोई बॉडी एच हाइट पर आ जाती है तो उसमें कितनी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट हाइट h above द अर्थ सरफेस, स्टेट द असम्पशन मेड इफ एनी। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखिए कब, जब आपकी बॉडी किसी हाइट पर रखी गई है, और वही बात यहाँ पर भी कही गई है। तो इसलिए दोनों का आंसर एक ही है। अब यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने को कहा गया, यानी फाइनल आंसर आपको केवल लिख देना।
लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए उस आंसर को कैसे आया है उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर राइट एन एक्सप्रेशन लिखने की बात है। सिर्फ केवल आपको उसका फॉर्मूला लिखने को कहा गया है, ड्राइव करने को नहीं कहा गया है, लेकिन हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे आपको समझने के लिए। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके कि जब भी किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर ले जाना होता है तो हम कुछ काम करते हैं और वही काम उसमें उसकी पोजीशन के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब बॉडी को आप किसी वर्टिकल हाइट पे ले जाते हैं तो वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम निकालना चाहें तो सपोज कोई बॉल है या कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो उसका वेट नीचे क्यों लगेगा mg। अब यदि आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस वेट के अगेंस्ट आपको फोर्स लगा कर इसको ऊपर की ओर ले जाना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किए हैं। तो यहाँ पर भी इस बॉल को या इस बॉडी को, इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है, इसको किसी h हाइट पर हम लोग ऊपर की ओर ले गए हैं। जब ले गए हैं तो जो वर्क करना पड़ा है, जो हमने एनर्जी इसको ऊपर ले जाने में खर्च करी है, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। और वो जो वर्क या वो जो एनर्जी हमने खर्च की है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खर्च की है, इसलिए जो एनर्जी भी स्टोर हुई है वो भी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली कितना इसको वर्क करना पड़ा ऊपर ले जाने में वो निकाल लें और वही क्या हो जाएगा, इसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए वो उतना ही लगाना पड़ेगा जितना कि इसका वेट है। तो वर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया हमने F यानी mg के इक्वल और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h। तो आपका जो वर्क हो गया वो mgh हो गया और यही वर्क इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इसका आंसर। और इसमें भी यही पूछा गया था कि कोई बॉडी m मास की है जिसको h हाइट ऊपर ले जाया जाए तो बताइए उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसमें भी यही सेम वर्क हुआ और सेम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इनका जब आंसर लिखेंगे तो आप एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन की जगह पर ये आप सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली mgh लिख देना है। ठीक है, लेकिन कैसे ये mgh आया है इसको मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं पीछे कि कोई बॉडी जब किसी मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी की वजह से, उसके मोशन की वजह से जो भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। और इसको सिंबल कौन सा डिनोट करते हैं, कैपिटल के। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हो गई। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो कोई भी आप मूविंग बॉडी का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। द बुलेट फ्रॉम ए गन, उसके अंदर भी वेलोसिटी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। रोलिंग बॉल में भी काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रही है। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से कोई भी जो मोशन में बॉडी है उसका कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर भी सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा गया, यानी फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया है और हम यहाँ पर फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे सिर्फ समझने के लिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, केवल आंसर लिखना है जो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी है जिसका मास m है, मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी v, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बॉडी जो m मास की यदि वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो बॉडी का मोशन है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, यदि हम उसको किसी तरह से रोक दें, यानी वेलोसिटी उसका गायब कर दें, मोशन उसका हटा दें, तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं रह गया, यानी यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी नहीं रह गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वो हमने उसके ऊपर निगेटिव वर्क करके उसी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया। इसका मतलब किसी चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए हमने जितना वर्क किया वही वर्क उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, जो हमारे निगेटिव वर्क की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई और बॉडी रेस्ट पर आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो बॉडी m मास की है
और v वेलोसिटी से चल रही है, उसको रोकने में हमने कितना काम किया, उस वर्क को निकाल लें तो वही वर्क क्या हो जाएगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज तो m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितना हम इसको वर्क लगाएंगे इसको रोकने के लिए। तो कैसे लगाएंगे, तो फोर्स लगा के लगाएंगे। तो वर्क कितना होता है, वर्क होता है हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, यानी यदि हमें वर्क निकालना है तो पहले तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, और फिर कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने किया जब तक बॉडी चलकर रुक गई, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्योंकि चलती हुई आ रही थी, जब हमने फोर्स लगाना शुरू किया उसके ऊपर और कितनी दूर तक उसके ऊपर फोर्स लगाते चले आए, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने चला जिस पर वो आकर रुक गई। तो इस तरह से हम वर्क निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम फोर्स दें कितना लगाना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना चलना पड़ेगा वो निकालें, उनकी वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा वर्क निकल आएगा। और जो वर्क होगा वही क्या है आपका, वही आपका काइनेटिक एनर्जी इसका है। तो अब फोर्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है m, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो v है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, हम उसको रोक दे रहे हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी हमको पता हो गया कि v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है। ठीक है, या इन चीजों को हम यहाँ पर लिखते हैं अब कि सपोज F फोर्स लगाया और उससे A रिटार्डेशन या A नेगेटिव एक्सेलरेशन बॉडी पर लगा, तो फोर्स तो हो जाएगा F इज इक्वल टू ma, यानी अब A निकालना है। तो हम यहां से, और जब फोर्स लगाया तो कितनी दूर तक बॉडी चलती रही, सपोज s डिस्टेंस तक बॉडी चलती रही, तब कहीं जाकर वो रुकी। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यूज पता है उस हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने s किया है, एक्सेलरेशन हमने a माना है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक रिलेशन आपका होता है। इस रिलेशन से हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू निकाल सकते हैं, और s की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका वर्क निकल आएगा और वर्क से काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो देखिए यहाँ s कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u स्क्वायर थी, तो यहाँ से इसको 0 किया, इस पोर्शन को इधर ले गए और 2a से डिवाइड कर दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 आ गया, u स्क्वायर आ गया, और देखिए यहाँ माइनस साइन आ गया। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये रिटार्डेशन है, बॉडी को आप रोक रहे हो, वेलोसिटी को आप कम कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव का होगा जो यहाँ पर पुट किया गया। अब यहाँ से s आप निकालेंगे तो कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। अब इस s की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, f की वैल्यू रख देंगे और हमारा वर्क निकल आएगा। तो वर्क क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी आपने निकाला है एक्सेलरेशन के फॉर्म में v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, क्या आ गया, केवल हाफ mv स्क्वायर आ गया। यानी कोई भी बॉडी जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने उसको वर्क कर करके उसकी वेलोसिटी को 0 किया, और जो वर्क किया वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। इस तरीके से हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डेरिवेशन नहीं करना है, तो इसलिए आप सिर्फ इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, इस डेरिवेशन को करने की जरूरत आपको नहीं है। ये सिर्फ आपको अपने समझने के लिए है कि कैसे आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हाई स्कूल के स्तर पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम लोग पढ़ते हैं उसमें सिर्फ इतना ही है कि जो भी हम वर्क करेंगे वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। जो कुछ भी हम किसी बॉडी पर वर्क करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। जैसे पीछे एग्जांपल में देखा हम लोगों ने कि कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से चल रही थी और हमने उस पर फोर्स लगाया, वर्क किया, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यानी पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर थी, जो कि बाद में कितनी हो गई, हाफ m 0 का स्क्वायर, वेलोसिटी 0 हो गई, तो बाद की एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी जब भी कोई आप वर्क करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो किया गया वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। ये हमारा स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई।
कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क किस तरीके का कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस तरह का हो रहा है। यदि आप वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं यानी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी पॉजिटिव वर्क है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव है। और यदि आप फोर्स बॉडी की डायरेक्शन के अपोजिट लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करते जाएंगे, जैसा कि पिछले केस में किया था। तो आपका वर्क डन नेगेटिव हुआ और आपकी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई, नेगेटिव हो गई, यानी बाद की काइनेटिक एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी से कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान देना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, और पॉजिटिव होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव होने से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से चल रही है, जैसे पीछे हमने लिया था v वेलोसिटी से चल रही थी। फोर्स अप्लाई किया गया बॉडी पे और इस फोर्स की वजह से इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गई। हाउ मच वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। फोर्स ने कितना वर्क किया, तो हमको पता ही है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको पूरा ड्राइव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सेम वही प्रोसीजर पिछला वाला। वेलोसिटी u वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर। बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती v, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसमें वर्क कितना किया, वर्क का फिर से वही मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला था वैसे ही फिर यहाँ पर निकालेंगे और वर्क निकालेंगे और देखेंगे वो वर्क कितना आता है। तो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई फोर्स लगाया होगा जिससे वेलोसिटी चेंज हुई है और उस फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन हुआ होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ma। अब डिस्प्लेसमेंट सपोज u वेलोसिटी थी और v वेलोसिटी तक होने में जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कर लिया वो कितना चल लिया, s। तो इस तरह से जो s है वो कितना था, तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन लगा है जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करी है, कितना डिस्टेंस चला है s। तो यहाँ से s आप निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर इधर चला जाएगा और 2a का डिवीजन हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। तो वर्क कितना करना पड़ा, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, m इनटू a, तो वो तो ma लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो वैल्यूज को पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन जो था वो तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या आ गया, हाफ बचा mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। वो हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ mu स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस तरह से वर्क डन किसके इक्वल आ गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी वर्क जो है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो आंसर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू हो गया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक, तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे इस बात को कहते हुए कि एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आया कैसे, ये पूरा इस तरीके से आया। ठीक है, तो और इसी वजह से इसी बात को लेते हुए ये आपकी ये थ्योरम बना दी गई कि कभी भी जो वर्क होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि मोमेंटम इक्वल होता है, मोमेंटम को भी हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम आपको क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यदि कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें एक मोमेंटम है जो उसके मोशन को लगातार बनाए रखता है, वो कहलाता है मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं।
और ये मोमेंटम जो है आपका ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। पीछे जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी और जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी वो सब स्केलर वैल्यूज हैं, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो मोमेंटम है ये मास इनटू वेलोसिटी, इसमें वही डायरेक्शन होगी मोमेंटम की भी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही किसी बॉडी की मूविंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं किस वेलोसिटी से वो चल रही है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ये उस मोशन की स्केलर डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करती है, स्केलर वैल्यू को बताती है, और वहीं मोमेंटम जो है आपके उस मोशन के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये वेक्टरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है और काइनेटिक एनर्जी एक तरह से स्केलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए मोमेंटम के ऊपर हम वेक्टर साइन बनाते हैं, और वेलोसिटी की भी वेक्टर होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन में यदि कोई बॉडी लगातार चल रही है तो फिर वहां पर डायरेक्शन का उतना मतलब नहीं रह जाता, फिर हम उसको P इज इक्वल टू mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है तो फिर डायरेक्शन का भी कोई सेंस नहीं रह जाता वैल्यू को कैलकुलेट करने में। डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होगी तो मोमेंटम भी कंटिन्यूअस चेंज होता जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वन डायमेंशन मोशन, वन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालते समय हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं और P इज इक्वल टू mv लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बताइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक, अब इन दोनों फॉर्मूलों में आपस में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो सपोज बॉडी ऑफ मास m, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² और मोमेंटम हो जाएगा mv। ठीक है, अब यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? p/m हो जाएगी। अब ये v की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो p²/m² हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से? p/m, यहां पुट करेंगे तो p²/m² हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर और वेलोसिटी p/m है, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया p² और ये आपका 2m, क्योंकि m² जो हुआ वो एक m कैंसिल हो गया तो p²/2m आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया आपका कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ऐसे ही इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि p² को उधर लिखें और m को इस तरफ ले जाएं, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू 2m। तो p² इज इक्वल टू 2m के भी एक ही रिलेशन भी होगा। तो ये दोनों ही रिलेशन आपको याद रखने हैं। जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो हम ये रिलेशन लिखेंगे, जब मोमेंटम की बात कर रहे होंगे तो इसी रिलेशन को इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये दोनों ही रिलेशन तो एक ही है, उनको लिखने का तरीका अलग है। जब हमें मोमेंटम निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसी रिलेशन को ऐसे लिख लेंगे। ये p² इज इक्वल टू 2m के था, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? √2m के, वही यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए लाइट मास एंड ए हैवी मास हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है कि दो बॉडीज हैं, एक हल्की है और एक हैवी है, लेकिन दोनों में मोमेंटम सेम है। मोमेंटम का मतलब क्या है? उनकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम। जो हल्की बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो भारी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम, और वो सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम सेम होने का मतलब कि हैवी बॉडी की मास और हैवी बॉडी के वेलोसिटी का प्रोडक्ट लाइटर बॉडी के मास और लाइटर बॉडी के वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और दो चीजें इक्वल तभी हो सकती हैं जब इसमें से एक चीज भारी है तो दूसरी चीज हल्की होनी चाहिए, इसमें एक चीज हल्की है तो दूसरी चीज भारी होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर, तो यहां पर हम इतना जान गए कि हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। अब हमको पता है मोमेंटम जब सेम है, इसने कह दिया मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम जब सेम है तो किसका जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है
उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दोनों का मोमेंटम सेम है इसलिए जो हैवी वाला मास होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो लाइटर मास होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिलहाल मोमेंटम तो चूंकि दोनों का सेम है तो हम मोमेंटम को अपने रिलेशनशिप से हटा लेते हैं। तो इस तरह से k प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/m आ गया। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है। हम यदि इसको इक्वल से हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल लगाते हैं। तो जो चीजें कांस्टेंट थी, जैसे यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में हमारा मोमेंटम चेंज नहीं है, दोनों बॉडीज के लिए सेम है और 2 भी सेम है। तो ये क्या है पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो इसलिए पी स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो k प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/m। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और यहां से देखिए k प्रोपोर्शनल टू 1/m है, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम था। तो जब कभी भी बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा तो जो हैवी मास वाली बॉडी होगी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में वो इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर को लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो बॉडीज हैं ए और बी, जिसमें एक एम है स्मॉल एम है, जो कैपिटल एम है हैवी, यानी बी जो बॉडी है वो हैवी है ए से। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, अब इनके मोमेंटम को बताना है तो हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मोमेंटम के साथ में, अब हमको मोमेंटम बताना है तो हमने फॉर्मूला इस तरीके से लिख लिया P इज इक्वल टू √2m/k। अब यहाँ के दोनों का कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी आपकी दोनों की कांस्टेंट है, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है किस पे डिपेंड कर रहा है? √m पे। 2 कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट हो गया, तो P प्रोपोर्शनल हो गया √m के, यानी मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा, यानी हैवी बॉडी का जो मास है उसका मोमेंटम यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर मोमेंटम निकाल लिया। तो दोनों केसेस में आपने डिफरेंस देख लिए। पिछले केस में मोमेंटम कांस्टेंट था, मोमेंटम सेम था, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी मास की। हैवी मास की काइनेटिक एनर्जी कम थी और लोअर मास की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास के, तो रूट ऑफ मास के। तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 काइनेटिक एनर्जी एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। तो काइनेटिक एनर्जी के तो कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन में सीधे चलती चली जा रही है तो वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसके अंदर, यानी काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वन लीनियर मोशन की वजह से। ठीक है, तो ये कब है? जैसे आपने किसी चीज को फेंक दिया तो वो रोल करते हुए जा रही है, उसमें वेलोसिटी है और वन डायरेक्शन में जा रही है, लीनियर डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें जो एनर्जी है वो आपकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ही कोई गेंद ऊपर से छोड़ दी, वो नीचे गिरते हुए आ रही है तो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो उसमें भी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है। ठीक है, कोई बॉडी जब रोटेट कर रही है, जैसे स्प्रिंग टॉप जो लट्टू होता है उसको घुमा देते हैं, या कोई भी चीज, कोई जो आपका फैन रोटेट करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है कि जब दो पार्टिकल्स या कई पार्टिकल्स अपनी जगह पर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो कर रहे होते हैं, उस समय जो उनमें मोशन की वजह से एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये जनरली कहाँ होता है? ये हमारे एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, एटम्स इन सॉलिड वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे एटम्स अपने अराउंड और वाइब्रेट करने लगते हैं, तो वहां पर उनमें कौन सी एनर्जी होती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट है 2 डिफरेंसेस बताइए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो बड़ा आसान है, काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी के मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, इसमें मोशन का कोई रोल नहीं होता। इसका एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसका एग्जांपल आपका ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें एग्जांपल दे दिया आपने कि जो रिस्ट वॉच है, जो इसमें स्प्रिंग है, वो आपकी एनर्जी कौन सी स्टोर करती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है। और जो मूविंग कार है वो कौन सी एनर्जी स्टोर करती है? काइनेटिक एनर्जी स्टोर करती है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो इस तरीके से इन दोनों के आंसर हो गए आपके मोशन एंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an arrow is shot from a bow, it has a kinetic energy in it. Explain briefly where does it gets its kinetic energy. जब आप तीर कमान से तीर छोड़ते हैं तो आपके एरो में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो तेजी से चलता हुआ जाता है, वो एनर्जी उसमें आई कहाँ से? तो वो एनर्जी इस तरह से आती है कि जब आप इसके थ्रेड को, इसी कमान को आप पुल करते हो, तो पुल करते समय आपने जो वर्क किया है वो वर्क इस स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है, और साथ में जो आपका ये बो है, ये बो भी बेंड होता है, तो इस बो और इस स्ट्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, और जैसे ही आप हाथ से इसको रिलीज करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी आपके एरो में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो हम आपके बो को पुल कर रहे हैं उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉल इज प्लेस्ड ऑन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द स्प्रिंग पॉजेस? ऑन रिलीजिंग द स्प्रिंग द बॉल फ्लाइज अवे, गिव ए रीजन। तो ठीक पिछले वाले रीजन की तरह ही है कि जब हम किसी स्प्रिंग पे बॉल छोड़ते हैं, बॉल रखते हैं, तो क्या होता है, बॉल के वेट से वो स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, और उस कंप्रेस होने के बाद जब वो जितना मैक्सिमम कंप्रेस हो गई तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और बॉल के ऊपर से आने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई फिर वो रिलीज होती है, और जब रिलीज होगी तो इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको दे देगी। तो इस तरह से आपका जो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है उसके कंप्रेशन की वजह से, यदि इसको हम दबा के रख दें, कंप्रेस करके इसको रखा और जैसे ही हाथ लगाया तो कंप्रेशन से जो इसके अंदर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी में। स्प्रिंग अपनी नेचुरल कंडीशन में दोबारा आने की कोशिश करने लगी और उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर के बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से आपकी बॉल फ्लाइज अवे हो जाती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। एक और क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन। ए पेबल इज थ्रोन अप, इट गोज टू ए हाइट एंड देन कम्स बैक ऑन द ग्राउंड, स्टेट द डिफरेंट चेंजेस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स पोजिशन। जब हमने किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका या कंकड़ को ऊपर की ओर फेंका तो वो अपनी डिफरेंट स्टेट्स पर जब जाता है तो किस तरह से उसकी एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती है, या कौन कौन सी एनर्जी रहती है, एनर्जी के साथ किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, उसको हमको यहाँ पर बताना है। तो जैसे सपोज ये कोई हमने पेबल ले लिया या बॉल ले लिया, कुछ भी कह सकते हैं, और इसको यदि हम थ्रो करते हैं ऊपर की ओर किसी वेलोसिटी v से या u से, तो जब हम थ्रो करेंगे तो थ्रो करते समय इसमें वेलोसिटी है u, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर। जो फॉर्मूला आपका हाफ mv स्क्वायर का है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर। और क्योंकि ये अर्थ पर है, जमीन पर रखी हुई है या जमीन के जस्ट पास में हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, क्योंकि इसकी हाइट सरफेस से कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh वर्टिकल के केस में। तो अभी जमीन पे है तो इसमें कोई h नहीं है, हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर है इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब यदि इसको किसी वेलोसिटी से ऊपर फ्लो की गई है तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो डिफरेंट पोजिशन होते हुए जाएगी। तो बीच की पोजिशन की कहीं बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी u वो पहले से कम हो गई होगी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है और फिर वापस यहाँ आना शुरू कर देती है। तो बीच में कहीं इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। तो हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgx। यदि यहाँ पर ये जो हाइट है ये x है, इस हाइट को यहाँ से इस हाइट को यदि हम x कह दें तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जनरेट हो गई वो हो गई mgx अपनी हाइट की वजह से। और यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब जब ये ऊपर बिल्कुल पहुंच जाएगी तो यहाँ वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, और सपोज जो हाइट हो गई वो h हो गई। जो टोटल हाइट हो गई नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सपोज यदि h हो गई तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो तो mgh हो जाएगी, और लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर जाते जाते क्या हो गई 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी। फिर ये बॉल ऊपर से वापस आएगी। ठीक है, तो जब वापस आएगी तो वापस आते समय ऊपर फिर से काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही रहेगी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी 0 है। अंडर ग्रेविटी आना शुरू करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो ऊपर वेलोसिटी 0 रही तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh रही चूंकि मैक्सिमम है,
हाइट पर है। फिर जैसे ही बीच में आएगा तो फिर से यहाँ पर कोई वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगी, सेम वही। ये भी आप ध्यान रखिए, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जिस जिस जगह पर जो जो वेलोसिटी उसकी रहती है, वापस आते समय भी वही वही वेलोसिटी उसकी रहती है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खैर फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जब बॉडी वापस आ रही होगी तो फिर से उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी बची रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी भी हाइट है। और जब बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, एकदम से तेज आकर जमीन से लेगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जमीन पर चूंकि आ गई है, हाइट जीरो है, तो एच जीरो होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो यानी मिनिमम हो जाएगी। तो ये वो पूरा प्रोसेस हो गया, ये कैसे किसी बॉडी को जब वो ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आंसर को आप इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एनर्जी के कंजर्वेशन को पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।